वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी अपनी नई क्लास में, क्लास 4। ये हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस के सीसैट कोर्स की। 3 क्लासेस मैं आपके ले चुकी हूँ। क्लास 4 में मैं आती हूँ आपके, और देखते हैं इसमें हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए, इसकी शुरुआत करेंगे हम इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन से। राइट, कहता है पहला क्वेश्चन आपके सामने, वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। कोई पर्सन अगर आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है तो इसने कहा कि उस पर्सन ने उसके साथ अच्छे से बात करी, तो ऐसा उसने मन में एक उसके लिए थॉट बनाया कि वो आदमी जो है वो अच्छा आदमी है। ठीक है, अब ये तो वही बात हो गई कि जो हाथी होते हैं क्यूट होते हैं, दिखने में बहुत शांत होते हैं, तो क्या वो किसी पे अटैक नहीं करेंगे? तो क्या उनका ऐसा नेचर है कि वो शांति रहते हैं? हाथी किसी पे अटैक नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो ये जो उसका थॉट है ना उस पर्सन को लेके कि वो अच्छे से बात कर रहा है, वो एक पर्सन भी अच्छा होगा, तो ये गलत है। तो इस तरीके का जो आपका इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ इग्नोरेशियो एलेंजी। राइट, अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंट आ गए। इलिसिट जनरलाइजेशन आ गया, अभी आगे और भी आएगा। अभी इसको ये मैंने आपको समझाया, डिवीजन है, कंपोजिशन है, इसमें है इग्नोरेशियो एलेंजी। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब मैंने आपको जो हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स का जो कोर्स है ना, उसमें मैंने कंप्लीट आपको ये सारी चीजें अच्छे से डिफाइन की कि ये सब चीजें होती क्या है। तो इग्नोरेशियो एलेंजी में बेसिकली वही होता है कि किसी पर्सन की अपीयरेंस से या किसी पर्सन के या किसी भी कंडीशन के, जो कंडीशन पर्टिकुलर उस टाइम पे है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही रहे। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना हाथी का। हाथी अगर दिखने में शांत है, क्यूट है, छोटा सा है, तो जरूरी नहीं है कि हाथी किसी पे अटैक नहीं करेगा। ये उसका नेचर नहीं है कि वो कूल है, वो काल्म है, नहीं। तो ये होता है इग्नोरेशियो एलेंजी। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं शराब व्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है। शराब स्वास्थ्य के लिए, सॉरी, शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता डॉक्टर उसे संतुष्ट ना करते। मतलब वाइन कैन नॉट बी इंजूरियस टू हेल्थ, फॉर इफ इट हैड बीन सो डॉक्टर्स वुड नॉट हैव प्रिस्क्राइब्ड इट। अगर ऐसा तो डॉक्टर कभी प्रिस्क्राइब नहीं करते। जैसे डॉक्टर्स कभी कभी कह देते हैं ना कि भाई एक ढक्कन ले लेना। किसी को कह देते हैं कि जैसे किसी को बच्चे को सर्दी लग जाती है तो कहते हैं उसको एक छोटा ढक्कन आप रम का पिला सकते हैं। विस्की को एडवाइस करते हैं कई बार डॉक्टर। तो इसमें कहता है कि इसका मतलब वाइन जो है वो इंजूरियस टू हेल्थ नहीं होती है, वो हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं होती। तो बच्चे ये क्या है? तो ऐसा सबके साथ थोड़ी ना है। तो ये भी आपके सामने क्या है? ये इलिसिट जनरलाइजेशन है एक, कि मैंने आपको बताया ना अवैध सामान्यकरण, जिसमें एक पर्सन किसी कंडीशन को देख के दूसरे के बारे में भी सेम वही राय बना ले। एक को अगर शराब ने कुछ नहीं किया तो जरूरी नहीं कि दूसरे को भी शराब कुछ ना करे। राइट, अब ऐसे बहुत सारी चीजें देखो। कुछ पर्सन होते हैं, जैसे 2 पर्सन है। राइट, एक पर्सन है बहुत योगा करता है, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, लेकिन उसे हार्ट अटैक आ गया। एक पर्सन है अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, खूब जंक फूड खाता है, उसे नहीं आया, वो आराम से जी रहा है। तो हम ना तो ये कह सकते हैं कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, उन्हें उनकी हेल्थ को खतरा नहीं हो सकता, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं करते, योगा नहीं करते, उनकी लाइफ को हमेशा ही खतरा बना रहता है, ये भी नहीं कह सकते। तो ये सब भ्रम है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे? ये इलिसिट जनरलाइजेशन है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है। ठीक है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है, इसे निहित तर्क दोष है। कहता है द यूनिवर्सिटी इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग एंड देयरफॉर पॉलिटिक्स हैज नो प्लेस इन इट, इट इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ। अब यहाँ पर क्या है बच्चे? इग्नोरेशियो एलेंजी है। ये भी मैंने हाथी वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो यहीं पर है कि यूनिवर्सिटी ठीक है, यूनिवर्सिटी सीखने के लिए है, पॉलिटिक्स का वहां पर कोई प्लेस नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि इलेक्शंस तो वहां पर भी होते हैं। ठीक है,
कॉलेज लीडर को चुना जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होते हैं, वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, तो ये चीज यहाँ पर नहीं हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, अब चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 13 इज वन नंबर, 13 एक नंबर है, ठीक है, और जो 13 होता है वो 6 और 7 को मिलाकर बनता है, यानी कि 6 और 7 भी एक नंबर है, राइट। इट इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। बिल्कुल, 13 एक नंबर है, 6 और 7 भी नंबर है, इन दोनों को मिलाकर ही तो 13 बना है। तो इस तरीके के जो फैलेसी होती है वो कंपोजिशन में आती है। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि दिल्ली का कोड है HIPLM, राइट, तो QEHVEW का कोड क्या होगा, किसका कोड है मतलब ये। तो बच्चे ये देखो, दिल्ली, ठीक, इसके लिए लिखा है आपने HIPLM, ठीक। अगर आप यहां पे बात करें तो देखो इनकी प्लेस वैल्यू, अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू होती है, इनके ऑपोजिट प्लेस वैल्यू होती है, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू होती है, ऑपोजिट पेयर्स होते हैं, कैसे याद किया जाता है, क्या उनकी ट्रिक्स है, वो सारा मैंने आपको सीसैट के कोर्स में करवाया हुआ है। सीसैट का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में जाके, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहां पर आपको यूपी पीसीएस का सीसैट का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स आपके सीसैट यूपी पीसीएस में तो काम आएगा ही, आरओ में काम आ जाएगा, बीईओ में काम आएगा, किसी भी स्टेट का पीएससी है जिसमें सीसैट आता है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये दिल्ली है, राइट, अब इनकी पोजीशन की बात करें, दिल्ली 4 E5 L12 H8 I9, और इनके लिए जो कोड किया गया है उनकी प्लेस वैल्यू क्या है 8 9 P16 L12 और M30। 4 से 8 में गए हैं तो +4 किया, 5 से 9 में गए हैं +4 किया, 12 से 16 में गए तो भी +4 किया, 8 से 12 में गए तो भी +4 किया, 9 से 13 में गए हैं तो भी +4 किया है। यानी कि हम कोडिंग में ये देख रहे हैं कि एक शब्द से दूसरे शब्द में हम जा रहे हैं तो वहां पर हम +4 कर रहे हैं। आपको बोला है कि ये ऑलरेडी एक कोड है, लेकिन किसका कोड है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चे, लिखा क्या है QEHVEW, ठीक। Q की वैल्यू होती है 17, राइट, E5 H8 V22 E5 W23। अब बच्चे जब +4 किया तो हमको ये मिला, सॉरी यहाँ पर ये हो गया, लिख देती हूँ दोबारा, कोई बात नहीं मैं लिख देती हूँ QEHV, है ना, ये तो आपको समझ में पता ही है ना, +4 किया। तो जब मैंने यहाँ पर देखो जब कोडिंग करी तो +4 किया था, ये ऑलरेडी कोड है तो हमें क्या करना पड़ेगा -4 करना पड़ेगा। तो 17 में से जब हम -4 करेंगे तो 13 मिलेगा, और 13 कोडिंग किसकी होती है M की। अब यहाँ पर M से क्या है, ये भी है और ये भी है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो कैंसिल। 5 में से 4 कम करेंगे तो 1 यानी कि A, ये क्या है 8, 4 कम करेंगे तो D, ठीक, ये क्या था 22 में से 4 कम करेंगे यहाँ पर 18, है ना, ठीक है, तो यानी 18 यानी R। तो यहाँ पे देखो MDR, ये मद्रास के लिए बनेगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन। 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं, तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ कितने मिनट में लिखेंगे। आपने टाइम और वर्क में ये MDH का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ाया है मैंने, पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, मैन डेज आर। अब अगर कार्य भी इसमें जुड़ रहा है यानी कि W, तो वो अपॉन में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। MDH का फॉर्मूला है, अगर इसमें वर्क ऐड हो रहा है तो वर्क अपॉन में आएगा। अब बच्चे यहाँ पर 2 तरीके के कार्य हो रहे हैं,
तो M1 D1 H1 W1 ये बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन में W2। ठीक, अब बच्चे यहाँ पर समझो कि मेन कितने हैं, यहाँ पर 5 बच्चे हैं, 5 काम किया है उन्होंने, कितने 5 मिनट में। डे का नहीं दे रखा है इन्होंने, आर दे रखा है, 5 हो गया। काम कितना किया है 5। अब उसी तरीके से कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 पृष्ठ लिखेंगे यानी कि अपॉन में 3। कितने समय में लिखेंगे वो पता करना है, यानी कि H2 आपको पता करना है। तो यहां से 5 कैंसिल, यहां से ये 3 कैंसिल, H2 आ गया 5, यानी कि 5 मिनट में ये उस कार्य को करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर आपके सामने 25 अंग्रेजी के वर्ण नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, इंग्लिश के वर्ण लिखे हैं 5 10 15 20 25। हाँ, 25 लिखे हैं, 26 होते हैं यानी कि एक नहीं लिखा, बाकी सारे लिखे हैं। ठीक है, अब कहता है कि यदि इन सभी को ठीक वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। वर्ण के क्रम के अनुसार क्या होता है, यानी कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, इस तरीके से पूरी सीरीज चलेगी और लास्ट में आपका जेड आएगा। ठीक, तो कौन सा अक्षर है जो अपना स्थान नहीं बदलेगा। चलिए अब इसको देखते हैं कि कौन सा स्थान नहीं बदलेगा। अब बच्चे यहां से मैं शुरुआत करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले ए लिखूंगी क्योंकि शुरुआत ए से होती है। यहाँ पर ए है तो ये ए उठा के मैं यहाँ कर दूंगी। इसके बाद बी आता है तो मैं बी यहाँ लिखूंगी। फिर सी दे रखा है, सी मैं यहाँ कर दूंगी। सी के बाद डी आता है, डी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आता है डी के बाद ई, तो ई मैं यहाँ लिखूंगी। एफ दे रखा है क्या आपको? नहीं दे रखा, लेकिन जी दे रखा होगा क्योंकि 26 होते हैं, 25 दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली वो एफ ही था। नहीं, एफ है भाई, एफ दे रखा है तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। जी पता करते हैं, जी है क्या? हाँ, जी भी है। एच दे रखा है, देखो ये रहा। एच के बाद आई दे रखा है, ठीक है। आई के बाद जे, ये रहा। जे के बाद के है, राइट। एल दे रखा है। एम है क्या? एम ये रहा, एम यहाँ आ जाएगा। फिर एन है, एन ये रहा, एन यहाँ आ जाएगा। एन के बाद ओ दे रखा है, यस ये रखा है। पी भी दे रखा है। क्यू दे रखा है क्या? ये रहा क्यू, यहाँ पे लिखो। आर है क्या? नहीं, आर नहीं। एस है, एस है। टी है क्या? टी है। यू है, ये रहा। वी भी है, देखो यू भी है, वी भी है। डब्ल्यू तो डब्ल्यू के नीचे आ गया। एक्स, वाई और फिर दे रखा है आपको जेड। ठीक है, अब इसमें बच्चे मैंने सबके ऊपर उनके इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख दिया। किसका स्थान नहीं बदला? अब आप आराम से देखो, खुद देखो आप और मुझे बताओ किसका स्थान नहीं बदला। सिर्फ यहाँ पे W है जो W के ही ऊपर लिखा हुआ है, बाकी सबका चेंज हुआ है। A V के पास आ गया, B C के पास आ गया, C F के पास आ गया, और तो कोई चेंज है ना, सब अलग अलग हुए, लेकिन W ही W के ऊपर आया है, तो W का प्लेस चेंज नहीं है। नेक्स्ट, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है इसे हम कहते हैं नंबर एनालॉजी। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में भी मैंने आपको करवाया है लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। दिस इज द पार्ट ऑफ नंबर एनालॉजी। अब इसमें बच्चे आपके पास दे रखा है 30 प्लस 40 करने पे 15 और 20 आता है। अब आप कहेंगे कि 30 और 40 को ऐड कर दो 70 आता है, तो 15 20 लिखा है। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास इसमें जो लॉजिक अप्लाई हुआ है वही लॉजिक आपका यहाँ पर अप्लाई हुआ है, वही लॉजिक आपका यहाँ पर अप्लाई हुआ है, और वही लॉजिक फाइंड आउट करना है और उस लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे देखो 30 प्लस 40 आपको 15 20 दे रखा है। अब मुझे एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर मैं 30 को 2 से भाग कर दूं तो मुझे 15 मिलता है,
और 40 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो मुझे 20 मिलता है। तो यही 15 और 20 इन्होंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद देखो, इसको मैं अगर 2 से भाग कर दूं तो 18 मिलेगा, और इसे अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो 14 मिलेगा, और यही इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। अब वही लॉजिक मेरा यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक, क्या होगा देखो, 50 है, 2 से भाग करूंगी तो कितना मिलेगा 25, 22 है, 2 से भाग करूंगी तो कितना मिलेगा 11, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा 25 और 11। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ बच्चे? आगे देखो, अब यहां से हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कहता है चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू ऑड। देखो बच्चे, ऑड है मतलब विषम होता है, ठीक है, ऑड का इवन ही होगा, यानी कि सम। ठीक, अच्छा इंग्लिश में ना आपके कॉम्प्रिहेंशन भी होते हैं, वो भी करवाऊंगी, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाली क्लास होगी ना उसमें कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ प्लॉजिबल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बच्चे यहाँ पे प्लॉजिबल, प्लॉजिबल होता है बहुत ही रियलिस्टिक, यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके, राइट। अब बच्चे यहाँ पर इसको सिनोनिम पता करना है, यानी कि जिनका समान अर्थ हो। तो प्लॉजिबल का हो जाएगा बिलीवेबल, जिसपे हम बिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द फॉलोइंग। गोविंद हैज लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड। अब ये जो फॉर गुड है, कुछ बच्चे इसको कहेंगे कि उसने अच्छाई के लिए देश छोड़ दिया, उसने अपने भले के लिए देश छोड़ दिया। बट बेटा फॉर गुड जो है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है अपने आप में, और इसका मतलब होता है परमानेंटली, परमानेंट या फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो गोविंद हैज लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड, इसका मतलब है कि गोविंद ने अपनी कंट्री परमानेंटली छोड़ दी है, या हमेशा के लिए, सदैव के लिए छोड़ दिया है उसने। तो परमानेंट या फॉरएवर इसका मतलब होता है फॉर गुड का। तो ये इडियम याद रखना, इसका करेक्ट मीनिंग फॉरएवर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। Next, fill in the blanks in the given sentence with the correct preposition. I have decided to give dash drinking. ठीक है, मैंने ये डिसाइड किया है to give। अब बच्चे give का मतलब तो देना आ जाता है, लेकिन जब हम give के साथ up लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है quit करना, छोड़ देना। तो I have decided, मैंने ये डिसाइड किया है कि ड्रिंक करना मैं छोड़ दूंगा, तो गिव अप, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। गिव अवे, गिव अवे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं गिव अवे करते हैं, यानी कि प्राइज देते हैं, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वो गिव अवे वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है, कि मैथ्स का क्वेश्चन है, मीडियन, राइट। कहता है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज। इसकी ऑब्जर्वेशंस में मीडियन क्या होगा बच्चे? मीडियन जो होता है यानी कि मिडिल नंबर। आपके पास जब नंबर्स का ग्रुप होता है तो उस ग्रुप में जितने नंबर्स होते हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। जब आप उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो उसमें जो बीच वाला नंबर होगा वही आपका मीडियन होता है। अब आपके पास ये नंबर देखो इतने सारे दे रखे हैं, तो इनको मैं अरेंज करूंगी। सबसे छोटा नंबर इनमें क्या है? 25 दिख रहा है मुझे, सबसे छोटा है ना। 25 के बाद 31, फिर 32 है, राइट। 32 के बाद है आपका 37, फिर आपका 39 है, उसके बाद है आपका 42, 43 दो बार है, फिर है 46। ऊपर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे कितने लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सबको हमने अरेंज कर दिया। अब जब हमने इनको अरेंज किया बच्चे, तो ये बताओ
कि इसमें बीच में कौन सा आ रहा है, 9 नंबर है ये, यानी कि मिडिल वाला नंबर कौन सा होगा, जिसके इस तरफ भी 4 नंबर होंगे और इस तरफ भी 4 नंबर होंगे। तो आप देखो 1 2 3 4, यानी कि ये है मिडिल नंबर। इसके इस तरफ भी 4 नंबर है और इस तरफ भी मिट गए, कोई बात नहीं, पता तो चली गया ना, इस तरफ भी 4 नंबर है, बीच वाला नंबर है 39। ठीक, नेक्स्ट चलिए, करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो कि कैसे होगा। देखो बच्चे x प्लस 3y जो है वो 9 दे रखा है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूंगी तो 5 मिनट लग जाएंगे, आंसर नहीं आने वाला है आपका। तो आपको याद है मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, x² माइनस y² था जो 11 के बराबर था, जिसमें वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली थी कि x माइनस वाई और x प्लस वाई अगर 11 के बराबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, फैक्टर्स यानी कि 1 और 11 ही होंगे, तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है ना, किया था ना। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आपको एज्यूम करके करना है। अब x जो है 3y, x प्लस 3y आपको 9 दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन जब मैं x को 6 मान लूं और y को 1 मान लूं, तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 1 3, ये 3 हो जाएगा, तो 3 6 प्लस 3 आपका 9। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई, यानी कि 6 प्लस 3 मैंने मान लिया। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करती हूँ। देखो x की जगह पे मैंने 6 रखा, तो 6 माइनस 5 का क्यूब प्लस 3 माइनस 4 का क्यूब। ठीक, तो 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, और यहाँ पर ये -1 आएगा, -1 का क्यूब आपका -1 होगा, यानी कि 1 - 1 आपका आंसर आ गया 0। तो पहली कंडीशन में आपका आंसर आ गया 0। दूसरा केस बच्चे यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाला y आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और x जो है आपका 3 हो जाएगा, यानी कि ठीक, x प्लस 3y 9 है। तो दूसरा केस अगर मैं देखूं, दूसरा केस है, इसके अकॉर्डिंग मैंने y को 2 रखा है, तो 3 2 जा 6 और x को 3 रखा है, तो भी मुझे 9 मिल रहा है। अब इन वैल्यूज को यहां रख के देखो, तो ये y की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 आ जाएगा 2, तो 2 का क्यूब। ठीक, और x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 5 यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 2 का क्यूब आ जाएगा माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 प्लस का 8, ये आंसर आ गया 0। यानी कि दोनों ही कंडीशन से आंसर 0 आ रहा है, तो इस इक्वेशन का आंसर 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको ये करना है। यहां तक समझ में आ गया हो। अब आगे देखते हैं हम। देखो अब यहाँ पर इसको कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब बच्चे यहाँ पर देखो, ये है √2, ये है क्यूब रूट का है 3, ठीक, ये है 6 में √6 और ये 4 √5। तो बच्चे अगर मैं इन्हें देखूं, अगर इन्हें खोलूं, तो √2 जो है वो हो जाता है 2 की पावर 1/2। ठीक, अगर मैं 3√3 को खोलती हूं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3। अगर मैं 6√6 को ओपन करूंगी तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1/6, राइट, और 4√5 में ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4। अब मेरे पास एक तरीका है, इन सब का एलसीएम ले लूंगी मैं। 2 3 6 और 4 का एलसीएम ले लिया जाएगा। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे, देखो 2 1 2 3, 2 3 6, 2 2 4, तो यहाँ फिर से 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12।
ठीक है, 12 आ जाएगा इनका। अब 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो इसको भी अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 6 की पावर 12 हो जाएगा। इसको मुझे 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 4/12। इसको 12 बनाना है तो ये हो जाएगा 2/12, राइट। इसे भी 12 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 3/12। अब सारे ये क्या हो गए, ये 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, यानी कि इसे अगर मैं बंद करूं तो ये 2 की पावर 6 रूट में 12 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये 1/12 हो गया ना, सबका बेस सेम हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर 6 जब हम करते हैं तो कितना आता है, देखो कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि इस वाले का आ गया है हमारा 64, राइट। रूट में 1/12 है, ये ध्यान रखिएगा। ये सबका 1/12, 1/12, 1/12 है, वो ध्यान दो। अब यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगी, तो जब 3 की पावर 4 करते हैं तो देखो 3 3 9 या 27 3 81, यानी कि यहाँ पर 81 आ जाएगा। 81 की पावर ये 1/12, यानी कि रूट में 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 है, 6 को 2 टाइम्स है, यानी कि 36, राइट। और ये 5 है, 5 की पावर ये, तो ये हो जाएगा 125, राइट। तो ये सबका सेम ही रहेगा। अब देखो इसमें सबसे छोटा क्या है, 36, यानी कि थर्ड नंबर पे है जो। उसके बाद क्या है बड़ा, 64, यानी कि नंबर 64 किसका है, 1 का, ठीक। उसके बाद क्या है बड़ा, 81, 81 यानी कि 3√3 नंबर 2, और लास्ट में नंबर 4। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3124, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया सबको, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कहता है ए पर्सन बॉट एप्पल्स एट द रेट ऑफ 25 एप्पल्स इन ₹20 and sold them at the rate of 20 apples in ₹25. तो find the profit percent, ठीक है। एक आदमी ने 20 रुपए में 25 सेब खरीदे, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने 25 रुपए में 20 ही सेब बेचे, तो उसको कुल मिला के यहाँ पर लाभ हुआ है, और लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो बच्चे यहाँ पर हम देखो CPSP पता है ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो CP ऑफ 20 एप्पल्स ₹25 है। अगर मैं एक एप्पल के CP की बात करूं तो ये आ जाएगा 25/20, यानी कि ठीक। एंड सोल्ड देम, SP है जो, अच्छा 25 एप्पल्स है भाई पहले वाले में, पहले वाले में 25 एप्पल्स है, मैंने डेटा उल्टा लिख दिया। देखो 25 एप्पल्स, इसका है ₹20, यानी कि एक एप्पल का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/25, यानी कि 0.8 रुपीज। एक सेब की कीमत है 80 पैसा। अब जब बेचने की बारी आती है तो वो 20 एप्पल बेचता है 25 रुपए, ठीक है। तो एक एप्पल को उसने कितने में बेचा,
देखो इतने में उसने एक एप्पल खरीदा और इतने में बेचा, यानी कि उसे कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 1.25 में से 0.8 आपको माइनस करना है, 0.45 का उसको फायदा हुआ है। निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट ऊपर रखो 0.45, सीपी कितना है 0.8 इंटू में 100, इसको अगर पॉइंट से पॉइंट हटा दे तो यहां पर एक जीरो आ जाएगी, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 56.25%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। यहाँ पे इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी क्लास 5 में।